ऐसा कैसा बेसिर पैर का पार्टीशन? अय देखा ना सुना। बटे हुए घर के एक हिस्से में तो रसोई समेत पूरा भंडार और दूसरे में सारे संडास और नहान घर। अब इंसानों की जात ना खाना छूट सके ना पाखाने जाना। पर दो सगे भाइयों के परिवारों को रातों रात रोजाना के साथ उठने बोलने ही नहीं, साझा रसोई में खाना या साझा संडासों में हगने से तक परहेज हो जाए तो अदालत और करती भी क्या। कह दिया सरकारी अमलेदार से माप जोक करवा के घर के मुरब्बे को दो बराबर हिस्सों में दोनों भाइयों के बीच बांट दिया जाए। उनको क्या कि पुश्तैनी साझा घरों के किसी खीरे की तरह दो बराबर टुकड़े नहीं किए जा सकते। कचहरी के आर्डर पर फीते लिए हुए सरकारी खसरे खतौनी खुले। फिर माप जोक वाले आए। माप जोक के बाद स्याही से ऐसी सरकारी लकीरें खींच दी गईं जिनका जमीन या पानी की कुदरती बनावट ढलाव से कोई वास्ता नहीं था। इतनी महाभारत के बाद भी दो घर बने तो आधे अधूरे। अदालत के इशारे से घर एक के दो हुए तो दोनों के भीतर कुदालें चलने लगी। दिन रात पार्टीशन कोई हो ठेकेदारों की बनाती है। कोठी में तरह तरह के फेरबदल को जगह की कमी कतई नहीं थी। पुश्तैनी कोठी की इमारत खूब बुलंद थी और हाथा भी काफ़ी बड़ा और खुला खुला। छत भी खासी लंबी चौड़ी और खुली थी। जहाँ घर के लड़के मर्द कनकौए उड़ाते, बहुरियाँ मायके का बखान और बूढ़ियाँ पोतों की तारीफ और बहुओं की निंदा करती हुई बड़े अचार मुरब्बे पापड़ बनाती सुखाए आते थे। पर सबसे पहले जरूरी थी दोनों घरों के बीच एक मजबूत दीवार। यह तय हुआ तो सबके दो टुकड़े होने लगे। परिवार की बोली बानी खान पान पहनना ओढ़ना सबका रवैया रातों रात बदला और बेमतलब बन गया। दोनों भाइयों ने अलग अलग ठेकेदार लगवाए थे। लंबी जरह चली। भाइयों का मनमुटाव तो रहा, लेकिन भीतर खाने सुलह कर दोनों ठेकेदार दाम बढ़वाने को एक हो गए। पहले दोनों ने अपनी फीस दुगनी करवाई, तब बारी आई दीवार की चिनाई की। जैसा हुक्म था ठेकेदारों ने वैसी ही पक्की ऊंची दीवार बना दी और ऊपरी सिरे पर टूटी बोतलों के कांच लगा दिए गए कि भैंचों इधर उधर आवत जावत का सवाल ही न उठे। आखिरकार दीवार वाले मजदूर विदा हो गए। बच रही कोठी और उसको दो टुकड़ों में तकसीम करने वाली मनहूस दीवार, जिसे न इनने रंगवाया न उनने। अलबत्ता दोनों तरफ अलग अलग दो फाटक लग गए, जिनके अगल बगल मालिकान के नामों की दो अलग तख्तियाँ लटक गईं। अब भीतर खाने नई गड़वाई शुरू हुई। खुदाई की गंध पाकर सबसे पहले पुश्तों से बसे भंडार के चूहे बाहर माटी के बिलों में सरक गए। कांकरोच नालियों में समा गए। दोनों भीतर भीतर अपने पुरखों की तरह नई पाली का इंतजार करने लगे। कहते हैं जब जापान पर बम गिरा था और इलाके की सारी इंसानी नस्ल मिट गई, तब भी कई साल बीतने के बाद जैसे ही नई बसासत शुरू हुई, भीतर छुपे चूहे और कॉकरोच सही सलामत बाहर निकल आए। बम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था। खैर चलो, इसी बहाने नई तरह से सब हमारे लायक बन जाएगा। बेटे बहुओं ने कहा, जिनको आने वाले वक्त में कोठी विरासत में मिल जानी थी। तो साहब इधर चूहों की कालिख भरी निस्सासी मिटी, उधर कायदार संडासों नहान घरों की बारी आई। इस सब के साथ बहुत सारी धूसर फुसफुसाहटों में पुराना गायब हो चला। मसालों की गंध, पानी की मिट्टी से मिलने और फिर छुपे पिछवाड़ों में काई बनने की गंध, पुराने साबुनों, पेशाब और गू की गंध। दोनों नए घरों में अब रसोई घर टाइल वाले थे। दोनों में संडास और नहान घर भी अलग की बजाय एक ही साथ बन गए। अब हर सोने वाले कमरे का अपना नहान घर और संडास था। सुबह सुबह दरवाज़ा ठक ठका कर इंतजार काहे भई।
इस सब के बावजूद रोजाना अंधेरा होते ही कई बूढ़े उल्लू एक एक कर दोनों तरफ हाथे के दरख्तों पर अपने सालों पुराने कोटरों से निकलकर शाखों पर बैठ जाते। पीली आंखों से वे जाने किसको क्या क्या अद्भुत इशारे करते रहते थे। लोग मानते थे कि वे रात को इंसानों का आगा पीछा, जीवन मरण सब साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि तमाम प्रेत आत्मा जिन्नाओं से उनकी दोस्ती होती है। उल्लू हर मच्छर, हर नक्षत्र, हर जमीन के भीतर मूछें सुरसुराते चूहे, नालियों के भीतर कीचड़ और गू पर जिंदा हर कांकरोच की बाबत जानते हैं। ऐसा चौकीदारों का मानना था, जो खुद भी निशाचर थे, रात के जीव। दिन भर सोते, रात रात जागकर पहरा देते। जागते रहो होशियार। उनके और त्रिकालदर्शी उल्लुओं के बीच अदब भरी खामोशी रहती थी। आए होंगे उल्लुओं की मार्फत प्रेतों से खबर मिली होगी तो पुरखे एक एक कर जरूर आए होंगे अपनी कोठी को 2 हिस्सों में तकसीम होते हुए देखने को। पर चौकीदारों को यकीन था कि मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अगिन का बंटवारा होते देखकर शरीर में अवसाद और मन में जोर लिए भी वापस उड़ गए होंगे। इतने क्लेश, उल्हानों और दिन रात के झगड़ों बीच मरने के बाद कौन टिकना चाहेगा, चौकीदार आपस में कहते। महीनों तक ठोका पीटी चली, साझा छज्जे तोड़े जाते रहे, पेड़ों से अधपके फल झड़ाए जाते रहे। कोई कोई जंग खाया दरवाज़ा जिद पकड़ जाता। क्षय होने से वो तब तलक कतई इनकार करता रहता जब तक कि भारी हथौड़ा ना मंगवाया जाता। मजदूरों की गालियों से चरमराता अंत में वह ढह ही जाता। मच्छरों मक्खियों से गुंजायमान, ठेकेदारों की कर्कश बमचक के बीच नींद की कामना को मकड़ी के जाले की तरह हटाते हुए दोनों तरफ के परिवार रात रात जागते। हर सुबह आती तो आलसी मक्खियों की भिनभिन से भरी हुई। एक दिन सब बढ़िया बन ही जाएगा, वे सोचते। दोनों तरफ शहर वालों को यह टूटती बनती नीम अंधेरी कोठी समुद्र पार का कोई मायावी द्वीप नजर आती थी। वे दूर बैठे सिर्फ अफवाहों को सुनते जमा करते, कहते, ऐसा कैसा पार्टीशन जी, ना देखा ना सुना। बड़े घरों की बातें खुद बाहर नहीं जाती, चूती छत की तरह धीमे धीमे टपकती रहती हैं बरसों तलक। चांदनी रातों में शहर में छत पर छत कयास लगाए जाते, जिनके पीछे खौफ नहीं, केवल जिज्ञासा होती थी या केवल रोमांच। कोठी बहुत बड़े लोगों की थी, उनके लिए शहर के नए लोग कृमि कीट की नाई थे। राधे श्याम बाबू से, जिनके बाप कोठी के पहले मालिक के मुंशी रह चुके थे, चौकीदार महफूज मियाँ ने जाना था कि शहर के नामी गिरामी वकील साहब की पीले रंग से पुती जहाज जैसी ये कोठी, जिसके एक हिस्से में वे पहरेदारी करते थे, दूसरे में मुन्ना चौकीदार एक ज़माने में एक थी। तब ये पीली कोठी कहलाती थी। इलाके की सबसे सुंदर कोठी हुआ करती थी ये तब। 4 एकड़ में फैली ज़मीन का इतना बड़ा मुरब्बा वकील साहब को उनके एक दिलदार जमींदार मुवक्किल ने अपनी पुश्तैनी ज़मीनों का भारी पेचीदा मुकदमा जीतने पर फीस के साथ बतौर तोहफे को में दे दिया था। बहुत कुछ बिन मांगे मिल जाए तो क्या मन में शुभा या डर नहीं बैठता होगा, चौकीदार कहते। कर्ज मर्ज फर्ज औरतें, इन सब को लेकर भय तो हर किसी में रहता ही है, पर मुफ्त की ज़मीन मिल रही हो तो सब संशय मिट जाती है। सांझ निस्तेज होकर बुझ जाती, तब चौकीदारों की ड्यूटी शुरू होती थी। पहले चारों तरफ ऊंचे नीड़ों के बीच थकी चिड़ियों की चहचहाहट बंद होती, फिर चांद उगता अकेला, फिर झुंड के झुंड नक्षत्र। जब इतना हो जाता तब मनुष्यों के बनाए तमाम नियम कायदे भी एक एक कर तहा कर कोठी वाले सोने चले जाते।
तब दोनों कोठियों के चौकीदार गश्त शुरू करते। जागते रहो होशियार, चिल्लाते लाठियां ठकठकाते हुए। देर रात दोनों हर रोज कुछ घंटे नीम, पीपल, पापड़ और जामुन की पीली पत्तियों के चुरमुर के बीच चुपचाप अगल बगल बैठते। वे अंधेरे के गवाह थे, जो जब कहानियों से छूट भागना चाहते हैं पर छूट नहीं पाते। तब प्रेत आत्माओं की तरह रात गए वे अगल बगल के फाटकों पर पास पास सरक आते हैं। सावधान, घर के भीतर जागती बूढ़ियों को उनके पैरों की गश्ती आहट लगातार तब तक फिर भी मिलती रहती है, जब तक डूबता शुक्र तारा सूरज महाराज का रास्ता नहीं खोलने चल देता। कहानियों से चौकीदारों का दिल कई बार भर आते थे, पर वे ज़्यादा देर दुखी नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोठी की दोनों मालकिनें देही से कमज़ोर पर जेब से कसैली थीं। तिस पर उनके मैनेजर और उनकी औलादें 7 समंदर पार से कोठियों के गिर्द खुफिया कैमरों से उन पर लगातार शक की निगाह बनाए रखते थे। अरे महतारियों को कोई जिनावर माफिक ऐसे छोड़ जाता है कोई, कितनी ही बूढ़ी हों। अभी सड़क पाताल के बीच अटकी उनकी माएँ ही तो उनकी पुश्तैनी विरासत को नागिनों जैसे थामे हुए थी। कीड़े मकोड़े मनुष्य सबकी अपनी जिंदगी की मियाद तय है, कोई डोरी तो नहीं कि हम जीने का मन न होने पर तोड़ दें। मालिश वालियों ने लैपटॉप पर बच्चों से बतियाती महतारियों को बार बार खुद देखा सुना था। अपने कागजात पर कुछ लिखा पढ़ी करते निंदियाए बेटे 7 समंदर पार से कहते थे। ठीक ठीक है, अच्छा फिर लाइन कट जाती। महतारियाँ करवट बदल कर उनसे कहती, पीठ पर तेल से जरा कस कर मालिश कर दें। जब वे कपड़े संभालती डगमग नहान घरों को चली जाती, उनके बिछौने समेटती मालिश वालियाँ देखती, उनके तकिए कुछ भीगे हुए थे। धरती पर जिसे नहीं होना था वह घटता है, तो भी बहुत कुछ माया मोह शेष रह जाता है। कई रामनवमियाँ कर धनिया, 10 तोले वाली नथें, पचलड़े सतलड़े हार, कंगन बाजूबंद, चूहादंती चूड़ियाँ, सर पैंच, सोने के कामदार बटन, चांद सितारे जड़ी रेशमी साड़ियों, जोड़ों से भरे बक्से, बचपन के झबले, ननिहालों से आई चांदी की दूध भात वाली नन्ही सी कटोरियाँ, गिलसियाँ, पुरानी असरफियाँ, गिन्नियाँ, यूरो, डॉलर, बिटकॉइंस। वे बार बार बेटों को उनकी बाबत बताना चाहती, पर जो रात रात भर बहने वाली पूंजी का सारे ब्रह्मांड में पीछा करते हैं, अपनी माँओं से बात करते हुए भी अधसोए रहेंगे ही। ठीक है कहकर वे हर बार यह धाती गिनाती माँओं को अधबीच छुपा देते हैं। उनकी अनचाही लेकिन फिर भी तजी न जाती माएँ दूध सपनों से भरी नींद की प्रतीक्षा करती हैं। हर रात अपने मालिकों को हर हफ्ते रपट देने वाले मैनेजर हर हफ्ते आते हैं। ड्राइवरों, मालियों, खाना पकाने वालियों, मालिश वालियों, चौकीदारों का हालचाल थाहते हैं। पुलिस वालों से उनके गहरे रसूख हैं। नए साल पर, बड़े दिन पर, ईद बकरीद, होली दिवाली पर कोठियों की तरफ से वे इलाके के थाने में डालियाँ भिजवाते हैं। रात सायरन न बजाती पुलिस की वैन या दोपहिया हर रात चक्कर मार जाती है। बाहर चौकीदार जब पुकारते हैं जागते रहो, तो उसका खास मतलब नहीं होता। कस खींचकर रात की कालिख में आग की सुराख बनाते महफूज मियाँ कहते। चौकीदार महफूज मियाँ बताते हैं कि उनके जन्म से बहुत पहले उनके अपने इलाके में भी पार्टीशन हुआ, जिसे उनकी तरफ भग्गी कहते हैं। तब जमींदारी खानदानों के कई लोग अनत देश जा बसे थे, जमीन उमीन छोड़कर। उधर के उजड़े लोग अपनी ज़मीनें छोड़कर इधर आन बसे थे। भारी मारकाट की कहानियाँ बताते थे वो लोग, जो उनने अपनी दादी से सुनी थी। चौकीदार मुन्ना की तरफ भी कई कहानियाँ थीं,
उनकी आजियाँ बताती थीं कि अंग्रेज के ज़माने में भूथा एमली इलाके की एक कोई भारी लाट थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वह धीमे धीमे धंस रही है, और जिस दिन वह गिरी जात पात सब खत्म, धर्म कर्म मिट जाएगा धरती से। एक दिन उसके चौकीदारों ने पाया वह गिरी पड़ी है। तब भी बड़ी भारी मार काट मची थी। गांव के गांव खाली हो गए थे। बस इलाके की बड़ी बड़ी कोठियां रातों रात खाली होते देखी तो सरकार ने कुछ अफसरों का दिल जिन जमीनों पर आ गया, उनको दुश्मन की मुल्कियत बताकर फिर सरकार से औने पौने खरीदा जाने लगा। इस दौरान अपने खान साहिब पे भी नालिश कर दी गई कि उनकी पुश्तैनी ज़मीनें तो अब तो दुश्मन की मिल्कियत वाली कटहरी में आती हैं, लिहाजा इन पर सरकार का दावा बनता है। अम्मा, ऐसा भी क्या नायाब। खान साहिब तुरंत अपने पुराने दोस्त वकील साहब के पास गए, जिनका तब बड़ा नाव था और अक्ल मासे अल्लाह ऐसी पेचीदा थी कि कील डालो तो साले स्क्रू बनकर बाहर निकलती थी। खान साहब से बातचीत के बाद भैया वकील साहब ने सरकारी वकीलों की फौज के खिलाफ मुकदमा ऐसा जम के लड़ा, ऐसे ऐसे पेचीदा दाव लगाए कि साल भर में उनके मुवक्किल को उनकी पुश्तैनी मिल्कियत व इज्जत वापस मिल गई। अफसर टापते रह गए। ईद का चांद उस बरस हंसुए की तरह उगा और वकील साहब पर बरकत बरसा गया। मुकदमा जीतने के बाद एक मन मिठाई लेकर जमींदार साहब वकील साहब से मिलने आए थे। उनने वकील साहब से पेशकश की कि फीस के अलावा वो ज़मीन का 4 एकड़ का एक फलदार मुरब्बा भी उनकी तरफ से बतौर तोहफा कबूल फरमाए। वकील साहब जानते थे कि उस नायाब ज़मीन की कीमत उनकी फ़ीस से भी कई गुनी ठहरती थी। उनको क्या उज्र होता। वैसे भी अल्लाह के फजल से अब तक 2-2 बेटों के बाप बन चुके थे और किसी मुनासिब जगह पर अपनी अगली पुश्तों के वास्ते एक खूब बड़ी सी कोठी बनवाने की सोच भी रहे थे। खान साहब की 3 बेटियां थीं। ब्याह कर बाहर देश चली जाएंगी तो भी उनके लिए ज़मीन से कहीं बड़ा मोल खान साहब की दोस्ती का था। सो बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ ये इतनी बड़ी कोठी बनवाई गई। जैसा चलन था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुटुंब की साझा इस्तेमाल के लिए ही बनवाई गई थी। वर्षों यह गुलजार भी रही। जाने कितनी शादियां देखी इसने, कितने मुंडन, होली दिवाली, जापे और भोग श्राद्ध, पर समय होत बलवान। किसे पता था सगा खून इस तरह बट जाएगा। किसे पता था कि भाभो एक दोपहर को सोई तो फिर न जागेंगी। अगले बरस इस जहाज सरीखी कोठी के मालिक पे अचानक भारी हार्ट अटैक आ जाएगा। काल के हाथ एक दिन मिटा देते हैं सब। नक्षत्रों को भी भैया। क्या नक्षत्रों को भी? पर इच्छा कभी नहीं मरती, ना सपने। शुरू में घर के लोग ही घरेलू नौकर चाकरों की मार्फत अपने अपने हाथों पर नज़र रखते थे। दोनों हाथे बंटवार के बाद भी काफ़ी बड़े थे और छायादार फलदार पेड़ पौधों की भरमार, पर डायन की तरह बगुलों से धूल बिखेरती हवा भूथा पेड़ों और दीवारों के बीच गई रात जाने क्या क्या खेल कर जाती है। रात के अंधेरे में कई अजीब अजीब बातें होने लगीं। सोचा गया कि मजबूत कदकाठी के चौकीदार रखे जाएं तो तेल पिलाई लाठियों के साथ रात भर जागते रहो, होशियार कहते हुए गश्त लगाएं ताकि कोई घुसपैठ ना हो। शुरू में 2-4 चौकीदार महीने की तनख्वाह लेने के बाद यह कहते हुए छोड़ गए कि रात के अंधेरे में दीवार के बीच से एक धूल का गोले आकार लेने लगते हैं। किसी को वकीलनी का भूत दिखा, किसी को वकील साहब का। हफनक जैसे चेहरे से वे मालिकान से कहते कि अचानक किसी झाड़ी से भी एक बगुला सा निकल के इंसान जैसा कुछ बनता है, फिर उनके खून को बर्फ जैसा जमाते हुए उनको झकझोर के जैसे उठा था वैसे दीवार में
घुस के गायब हो जाता है। शहर के कदकाठी वाले चौकीदार नट गए तो बाहर से चौकीदारों को बुलवाया गया। घर की औरतें कहती रहीं कि इससे ज़रूरी खर्चों पर कटौती हो जाएगी, पर जब मर्दों ने डपट दिया कि ज़रूरी है, वे भी चुप साध गईं। रात तेज हवा चलती तो अपार हवा उनकी मच्छरदानियों में जाने कैसे घुसकर उनको किसी गुब्बारे की तरह नक्षत्रों की ओर उड़ाने की कोशिश करती। कभी कोई बिल्ली अकारण रोती घूमा करती, कभी उल्लुओं की फड़फड़ाहट एकदम पास। दोनों कोठियों के बीच लाग टांट का लंबा सिलसिला चला। खूब खर्चा हुआ मुकदमेबाजी पर, जब दोनों तरफ पुश्तैनी ज़मीन का हवाला देकर दोनों घरों की लड़कियों से मौरूसी जायदाद का हक छीन लिया गया। एक एक कर बच्चे बाहर जाने लगे। कोठियों की हलचल मंद पड़ती गई। दोनों तरफ उनकी अगली पीढ़ी का दुबई, पेरिस, कनाडा या अमेरिका में जन्म। उनको याद दिलाने कभी कभार वे लोग लौटते, गुरिल्लों की तरह अपने अपने पिट्ठुओं पर बोतल बंद पानी, अपने कपड़े और दवाइयाँ अलग से लिए हुए। यहाँ का कच्चा पानी, फल, सब्जियाँ उनको जहर की तरह डराते थे। फिर कुछ दिन सैर सपाटा करके, दिन भर फ़ोटो खींच खांच के, एक दिन टीका लगा के या इमाम जामिन बंधवा के वो वापस बेबीलोन कहो या लंदन या कुछ दुनिया चले जाते। पीछे बस बूढ़ी बेवाएं। दोनों तरफ के बच्चों ने माँ की हिफाजती को दो लंबे तगड़े चौकीदार छांट के रखवाए, एक इस तरफ एक उस तरफ। महफूज मियाँ इस तरफ, मुन्ना भाई उस तरफ। काली राख जैसी रात, पीछे दो अंधकार भरी भाएं भाएं करती कोठियाँ। बस दो चौकीदार जागते थे, जिनकी बीड़ियाँ अंधेरे में दो सुराख बनाती थीं। चुप्पी, निपाट चुप्पी। महफूज मियाँ के पुरखे मेवात के जिला भरतपुर सैंड के थे, मुन्ना मथुरा सैंड के किसी पहलवानी खानदान के। हमारे कहते हैं कि मेप को कहाँ मुसलमान, मुन्ना छेड़ता। मियाँ तू भी हमार ही जस, सो तो है, गरीब की भैंचो जात क्या, अजब देश में बात, भैंचो पहले गाली पीछे बात। पुरानी कहावतें, उनसे भी पुरानी कहानियाँ। रौद्र झिलमिल अपार कोठियों में निसाहस कैद, कभी सहन में धूप खाती, तेल लगवाती, तो कभी भीतर अपनी छपर खटों पर पड़ी निद्राहीन बूढ़ियाँ वो सांसें छोड़ते, कभी पुकार लेती, अरे मियाँ जागते हो? जी हुजूर। काहे मुन्ना जागत हो? जागत ही सरकार। आधी रात के खूब पलों में जादूपुर की इनरजाली कथाएं, घुघुओं की तरह पंख फड़फड़ाती उतरने लगती। ये इंसानों की बस्तियाँ जो है ना महफूज भाई, मुन्ना चौकीदार कहता है, ये सब साली मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि, जल से नहीं, कहानियों से बनी है। महफूज मियाँ ने सिर हिलाते हैं, बात तो भैंचो सही है। जब तमाम तरह की नई बनावटों के साथ अलग अलग जिंदगियां बह निकली, तो शौकीन मिजाज चच्चू सैंड ने पहला काम किया कि कबूतर पाल लिए, कई तरह के। चच्चू को जानवरों का शौक तो बचपन से था, पर वकीलनी को पंछी, कुत्ते या बिलार पालने से परहेज था। पुरानी चाल के नेम धर्म वाली थी। रसोई उनकी ऐसे चमकती जैसे शीशा। बहुओं को बताया जाता, सो कई दफ़े स्कूल से वापस आती बिरिया चच्चू जी पिल्ली या चिड़िया के बच्चे उठा लाते, जिनको उनके स्कूल से वापस आने तक कहीं फिकवा दिया गया होता। 2-3 बार पैर पटके खूब चिल्लाए, पर दद्दू जी ने अपने नए खिलौने उनको थमाकर बहला दिया। दद्दू जी का चंद्रमा उच्च का था, स्वभाव से शीतल थे। चच्चू जी के ससुराल में इसके उलट जानवर पालने, पतंगबाजी और कबूतरबाजी का शौक खानदानी था। अपने हिस्से की कोठी में आते ही सलमा ने कई तरेरों के कबूतर और परिंदे मंगवाकर पाल लिए। छत पर रंग बिरंगी ललमुनिया के पिंजड़े लटक गए। नवाब जान बड़ई से चच्चू के कुछ खास दुलारे, लक्का,
कबूतरों के वास्ते दरीचे निकलवा लिए गए। जवाब में दद्दू जी ने 2 बड़े खूंखार जर्मन के कुत्ते पाल लिए। हाथे की रखवाली को दोपहर के खाने के बाद उनको 2 घंटे का खोल दिया जाता, फिर दोबारा रात 10 बजे के बाद से सुबह तलक। मजाल के उनके गश्त लगाते इधर की कोठी में उस सेंध का कोई पैर भी रख सके। सुना किसी के उकसाए उन्होंने उधर के माली और धोबी समेत को 4 बार काट खाया, तो नौकरी छोड़ के चले गए कि इस साली कोठी के झगड़े में हमारी जान नाहक काहे जाए भई। समय बहता गया। गोधूली के मेघ सीमा पर सांझ उतरती। एक तरफ आरती घंटा, दूसरी तरफ अजान। होते होते अतीत के प्रेत भी मिट चले। बिच्छुप प्रेत बीते जमाने का सारा तामझाम खोकर दीवारों के आर पार खोजते भी तो क्या। उधर कबूतरों की सुनो, वो पंछी की जात ना दीवार माने न बाड़, ना प्रेतों से डरे ना जन्नातों से। कितनी तिथियां, कितने बार, अतिथि कितने रमजान, कितने होली दिवाली, फिर भी छत से रोजीना भावों की मेहरी चिल्लाती कि ये गोश्त पोश पकने की बात से ज्यों घिन्ना जाता हैगा भैयो जी का। राक्षसों के तरैया दिन रात का गोश्त कोरमा। अरे खाने वालों के पेट में कीड़े पड़े, नवरातों में भी गोश्त मच्छी। दूसरी तरफ से जवाब आता, अरे बीवी, जो हमारे खाने पे ऐतराज हो तो हो, हम तो वही पकाएंगे जो हमको पसंद है। तुम नाक पे कपड़ा बांध लो, ज़्यादा दिल मचलता हो तो कह दो, कुछ एक बोटियाँ फेंक देंगे तुम्हारे कुत्तों के लिए भी। दीवार पे पंजे टिका के लार चुहाते रहते होंगे। पृथ्वी के प्रेत नजर, सहसा तैर जाता पुरखों का कोप। सुनाई देता इस या उस कोठी में बहुरुया के पेट अचानक गिर गया। माँ छाती फाड़ रोती तो जज्जा घर और शमशान पास खिसक आते। अंधकार की बेला में जाड़े की रातों को कई बार कल तक की गर्भिणी के क्रोध भरे रुदन में रात गए। उसके शिशु भ्रूण तारे बन चमकते, तब चौकीदारों को पीपल के बीच छिपी मर चिरैया की चीख सुनाई देती। उजाले अंधेरे में चौकीदारों के कपाल के भीतर सपने एक एक कर बुझ जाते हैं। कौन रोक सकता है इन हाहाकारी कोठियों के हाथों के उजाले में। मुए कबूतरन की बीट साफ करते कमर दुखने लगी हैगी उनकी। पुरानी नौकरानियां कहती, बढ़िया पापर सुखवाने डलवाए गए तो बीट। अचार के मर्तबान मुँह पर धुला साफ कपड़ा बांध कर रखवाए गए तो उन पर बीट। गेहूं धुलवा कर मचिया पर सूखने डाला तो नामुमकिन हो गया। राम राम, धोतियों तक पर हग जाते थे। पतझड़ के उनींदे दिन थे, जिया अलसाने हो रामा के दिन। सुबह सुबह हल्ला मचा, कई कबूतर मरे पड़े थे, कुछ छत के इस पार कुछ उस पार। थानेदार को बुलवाया गया तो उसने सिर खुजलाते कहा कि सरपंचियों पर हमारा क्या बस चलेगा। आप ऐसा करें कि छत के ऊपर ऊपर तार का बाड़ा बनवा लें। दबी जुबान से कहा सुना गया। दिन उगने से बेहतर कई गोलियां उस सैंड से इस सैंड फेंकी गई थीं, पर रोजीना के झगड़े में पुलिस कचहरी क्या करे। दद्दू जी ने पहले ही कह रखा था कि हम 2 लोगों के बीच का मसला है, हम ही निपटाएंगे, थर्ड पार्टी आने की ज़रूरत नहीं। अब भैया हमने तो जैसी सुनी तैसी बताई। फिर सुना दद्दू के दोनों कद्दावर कुत्ते एक सुबह ढेर पाए गए। मुंह से झाग निकल रहा था, पास में कुछ हड्डियां पड़ी थीं। अब कहो वैष्णो, घर में ई अखाए कैसे पहुंचा। चौकीदारों के दोपहर की नींद के भीतर सपने नहीं आते। सब देवताओं को छोड़कर गुडी मुडी नवजात बच्चों की तरह रात गए मुन्ना और महफूज मियाँ अपने प्राणों के पास लौटते हैं, और तब पानी की तरह घुमड़ मुड़ड़ का 2 एकाकी दिल एक दूसरे से बात करते हैं। इंसानी रातें कहानियों के सहारे ही तो कटती हैं। क्यों, तुमको जिनके पास सब कुछ है, जो हमारी तरह पेट की खातिर दिन दिन बड़े होते बच्चों और दिन दिन बुढ़ा रही बीवियों को अकेला छोड़कर परदेश में दूसरों के घर की पहरेदारी करने मजबूर नहीं हो,
शांति के साथ रहना नहीं आता? क्यों खुश नहीं हो पाते तुम अपनी और दीवार पार की खुशी में? धूल माटी गाल भर हवा खाकर अधेड़ चौकीदार 2 मग चाय पर गोल हो बैठ जाते। कभी कभार गश्ती पुलिस वाला राम स्नेही भी अलाप देखकर हाथ सेंकने आ जुटता। 3 जोड़ी कान, कई कहानियाँ इस उस कहानी के पेट से निकलने लगती हैं। कोठी में बर्तन मलने वाली रामरत्ती की दादी ने राम नरेश की फूआ को बताया था कि वकील साहब के अदब से जो खानदान वर्षों एकजुट बना खूब फलता फूलता रहा, पर फिर वकीलानी एक ही बहू ला पाई थी कि चच्चू जी की बारी आती उससे पहले ही सुरग सुधार गई। वकील साहब को 2 साल बाद हार्ट अटैक आया और मिनटों में देह छोड़ दी। बस तब से घर को घुन लग गया। सब दिन होत न एक समाना। अगली पीढ़ी में दोनों बेटों के बीच भीतर खाने बत फैली हो गई। बात को बात इतनी बिगड़ गई कि वकील साहब के बड़े, जो दद्दू जी कहलाते थे, और उनके छोटे भाई चच्चू जी सगे भाई होते हुए भी जुदा होने पर तुल गए। शहर में पीली कोठी के पार्टीशन की बाबत कई बाशिंदों के बीच कही सुनी जाती कहानियाँ तनिक खोदो तो जमीन के भीतर से परतों में सदियों से दफन नदियों की माफिक धारदार सतह पर आ जाती हैं। और क्या सुनते हो महफूज भाई? बातुन मुन्ना ने महफूज भाई से पूछा, जो उसी की तरह कंबल ओढ़े बगल के फाटक पर जागता था। राम स्नेही की बात पर सोच रहा था। अब कोठी वालों का रसूख जितना बड़ा हो, लोगों के मुँह पर तो ताला नहीं लगा सकता किसी तरह। बर्तन वाली रामरत्ती ये बताई कि भाई भाई के बीच अलगोइचे का माहौल इस तरह बना कि वकील साहब के छोटे बेटे चच्चू जी ने अचानक सालों पहले बाप की दी जुबान झुटलाते हुए ऐलान कर दिया कि वे घर की बड़ी बहू यानी भाभो जी की छोटी बहन से ब्याह नहीं करेंगे। रामरत्ती यह भी कहती थी कि जब से भाभो ब्याह के आई थीं, कोठी में उनकी छोटी बहन का आना जाना लगा रहता था। चोहलवाज चच्चू का दद्दू भैया की साली साहिबा से हंसी मजाक भी चलता रहता। कभी कभार दोनों बहनों को दोपहर का समीना भी दिखा लाते थे चच्चू। यह सब देखकर भीतर खाने सब निस्फिकर से थे कि चलो घर की अगली बहू खोजने को बाहर नहीं जाना होगा। घर में कुशल गृहस्थन भावों का भारी रुआब था, और दद्दू जी की ही नहीं चच्चू जी भी उनके कहे उठते बैठते थे। उनको पक्का यकीन था कि उनकी बहन ही उनकी देरानी बन कर घर की शोभा बढ़ाएंगी। हाँ, पर जैसा कि रामरत्ती की माँ कहती थी, समय होत बलवान जगत में, समय होत बलवान। उधर भाभो और उनके मायके वाली छोटी के लिए गहना गुड़िया साड़ी लहंगे मोला रहे थे, और इधर बाप के मरने के बाद चच्चू जी को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। यह वही शहर था जहाँ उनके बाप के उसी खानदानी मुवक्किल का घर था, जिसने कोठी की ज़मीन उनके वकील साहब को दी थी, और सालों तक उनको ईद मिलाद पर उनको तोहफे भिजवाया करते थे। जमाने का क्या, बदलना उसकी फितरत है, महफूज मियाँ ने लंबी चुप्पी के बाद कहा। चच्चू जी के टाइम तक मुवक्किल मियाँ सरीखे कई पुराने जमींदार लोगों की शहर को चलाने वालों के बीच औकात ऐसी 2 कौड़ी की होकर रह गई थी कि म्यूनसिपाल्टी चुनावों में काउंसलर का टिकट भी उनको नहीं मिला था। दिलों में मैल जो आ गया था, बात बात में मसला हो जाता। जमींदार साहब खानदानी आदमी थे, सो बाहर खाने चुप साध गए। बड़ा दामाद जबरन में था, दूसरा इराक में। बीबी गुजर चुकी थी, लिहाजा आखिरी बच्ची की किसी भली जगह शादी करना अब उनकी सबसे पहली और आखिरी जिम्मेदारी थी। हालात से आसानी से हार मानने वालों में से खान साहब ना थे। ठीक ठाक तरह खाने पीने रहने को अभी भी काफ़ी जायदाद थी। फलों के बागान थे, वे दिली ही सही, पर दिखावे को उनको अभी भी मान पान दिया ही जाता था। शहर बदल रहा था, दरख्त कट रहे थे, माल और पब खुल रहे थे, कौड़ियों की ज़मीन
अशरफियों पर तुलने लगी थी। पर उनकी ही तरह सारे खानदानी घरों के अगली पीढ़ी के लड़के बाहर जाने लगे थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैनचेस्टर। खान साहिब पा रहे थे कि उन सभी ने बहुओं के साथ इधर उधर आशियाना बसा लिया था। वापस कोई नहीं आता था। कुछ एक ने तो बूढ़े माँ बाप को उधर बुला लिया। गो की खतूत से लगता था कि वहाँ बूढ़े खुश नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि सबसे छोटा दामाद बहलाएंगे, जो इधर ही बसा रहे। जो बचा है सब उसी का। उन्होंने वकील साहब के बेटे को बड़ी आवभगत से किराएदार रख लिया। धीमे धीमे बातून चच्चू जी से घर की लड़कियां खुलने लगीं। बड़ी या मंझली जब भी मायके आती उनसे पर्दा न करती। उनके शौहर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते। होते होते कुछ समय बाद नन्नू उर्फ सलमा का टांका चच्चू जी से भिड़ ही तो गया। चच्चू जी बिंदास आदमी थे और बात जैसे ही परवान चढ़ी तो जाके लड़की के बाप से कह दिया कि उनका इरादा सीधे सादी वह का है। कुछ देर खामोशी के बाद पूछा गया, बरखुदार, आपको कलमा पढ़ना मंजूर है? इस तरह यहाँ पीली कोठी को भनक होती इससे पहले चच्चू जी कलमा पढ़कर सलमा का खाविंद बनना 3 बार कबूल कर चुके थे। अब कहो, क्या कहना सुनना भाई। मन ने भी उड़ती सी सुनी थी। महफूज मियाँ ने बीड़ी नीचे गिराकर कुचल दी और अपनी कोठी के पीछे की तरफ जाकर लाठी से ठक ठक करने लगे। मुन्ना भी चल दिए। फिर वही काली रात। पानी अब बरसा कि तब बरसा। हम लोगों के देवता में कुसन जी की एक कहानी दादी कहती थी। बीड़ी खींचते मुन्ना फिर शुरू हुआ तो किशन जी और रुक्मणी का दिल फेंक बैठा था कोई संग। शहर में उसकी बड़ी शिकायतें आती थीं। महतारी बाप ने एक दिन अपने बेटे को खुदो ताड़ने का ग्वाला ग्वालन का रूप धरा और द्वारका में घूम घूम कर दई लाओ दई कहते घूमने लगे। संब ने सुंदर ग्वालन देखी तो बोला, आजा मंदिर में आके मुँह को छाछ पिला दे, दुगना रुपया ले ले। ग्वालन मटकी लिए जा पहुंची द्वारे। तब भीतर से संब कहे, तुम भीतर आ तब पैसा दूंगो। वो बोली, ना जी, पहले पैसा फिर छाछ। तो भैया संब ने हाथ पकड़ लियो बांको के पकड़ो हाथ। हाँ जोरा जोरी बड़ी तो भैया महतारी बाप ने बेटे को असल रूप दिखाया और शर्म से पानी पानी सर पर पैर रख के घर भागा छोरा। घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि छोरा एक बड़ी सी कील बनायो है। तो पूछे के बेटा ई का, तो जवाब मिलो कि ई कहानी जिन्ने किसी को भी सुनाने को मुँह खोला वहाँ के मुँह में सीधो जाके ठोंक दूंगो। किस किस का मुँह बंद करेगो कोई। सोई तो पीली कोठी चच्चू जी के ब्याह की खबर पहुंची तो मानो बम फटा। दादाजी रात भर छत पर सिगरेट फूंकते टहला किए। भीतर भाभो भी बेहाल बेसुध। उनकी बहन को खबर हुई तो उसे तो ऐसो दौरो पड़ने लगो कि घर वालों को आगरा ले जाके इलाज करवाना पड़ा। लौटी तो किसी कदर खामोश और गुमसुम, चुपचाप किसी ईसाई भक्तिनों वाली लड़कियों के कॉन्वेंट में वार्डन बन कहीं दूर पहाड़ चली गई। फिर वह कभी पीली कोठी में नहीं देखी गई। अब भाभों ने साफ कह दिया कि अगर सामने के रास्ते से चच्चू और उनकी बीवी आए तो वो उसी मिनट पिछवाड़े के रास्ते से मायके चली जाएंगी और फिर कोठी में पैर नहीं रखेंगी। कोठी वहीं की वहीं रही जहाँ पर की थी, पर बंटवार की नींव पड़ गई। शरीफों के घरानों के बीच बात मारपीट तक न जाए, इसलिए अदालत की मार्फत एक बेतुकी सी बंटवार मंजूर करा ली गई कि चल अब एक भाई इधर एक उधर शांति से अपने अपने हिस्से में रहेगा। अदालत फैसला दे सकती है, शांति तो नहीं। पार्टीशन रही पार्टीशन सियाने देखते और सांस भरते। अपने घरों में भी उनकी सुनता कौन था। नक्काशीदार कंगूरों और खिड़की दरवाजे वाली कोठी के दोनों हिस्से, इस मनहूस नंगी बूची दीवार
और भगवा हरे फाटकों की वजह से दूर से पहले ही कतई बेमेल नजर आने लगे थे। अब लोग उधर जाने आने में से भी बचने लगे। पीली कोठी की बजाय इमारत शहर में दीवार वाली कोठी कहलाने लगी। दीवार तो ईंट गारे की चीज, दिल ही बट गए तो फिर उसका मतलब बस हर एक का अलगाव। और यह काम ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, बिला रंग की वह दीवार कोई 70 सालों से किए जा रही थी। शहर से उड़कर कई और मशहूर किस्से भी आते रहते थे। मसलन कैसे पार्टीशन के बाद महीनों तक खानदान का एक हिस्सा मुँह अंधेरे लोटा लेकर जंगल जाने को मजबूर हो गया था। वे बहुएं तलक जिनका मुँह बाहर किसी मर्द ने नहीं देखा था, किस तरह दूसरे हिस्से का परिवार महीने भर को खुले में रांधने खाने को मजबूर हो गया। नया बावर्ची खाना बना तो तमाम अल्लम गल्लम रखने को आंगन के सेट के सुंदर सहन, जिसके बीचों बीच फव्वारा था, तुलसी चौरा था, बेले चमीले थे, पाट कर भंडार बनाया गया। दूसरे सेट वालों ने अपने लिए हाथे के कुछ फलदार पेड़ कटवा कर नए पाखाने नहान घर बनवाए थे। वकील साहब और खान साहब की जीते जी पानी की इफरात थी इस इलाके में। पहले पूरा बाग था यहाँ आम का, सिंदूरी, समर बहस्त, लंगड़े, सफ़ेदे, तोतापरी, बेगम पसंद, किस्म किस्म के नाम, किस्म किस्म के आम। एक कुआं भी था जहाँ कुआं पुजाई के लिए अड़ोस पड़ोस की नई बहुओं को भी गाती बजाती औरतें लाती थीं। पर जब कोठी तामीर की गई तो पुराने कुएं को पाट कर मालिक ने बड़े शौक से पानी की पाइपलाइन डलवा ली थी। लाइन से पानी तब 24 घंटे आता था। फिर भी घर की गायों के हित पानी को भरने के लिए एक बड़ा सा हौज धूमधाम से बनवाया गया, जिसके लिए सुनते हैं 4 दिन तक यज्ञ हुआ। कई वहियों ने बताया कि उनसे उस पर कुआं पुजाई की रस्म करवाई गई थी। पार्टीशन के तहत अब पानी भी बंटने पर आ गया था। ऐसा कैसा बंटवारा जी? गिलास भर पानी के लिए सगे भाइयों के बीच जूतियों में दाल बंटने लगे। कोई महीना भर लग गया सुनते हैं राजमिस्त्रियों को यही हिसाब किताब बिठाने में कि अब तक एक ही पाइपलाइन से भरती रहे। उस टैंक को किस जुगत से इस तरह 4 टंकियों से जोड़ा जाए कि किसी भी हिस्से को खाने नहाने को पानी कम बेशी न मिले। चच्चू जी वाला हिस्सा यूं तो दद्दू जी वाले हिस्से से भिन्न नहीं था, पर सजावट एकदम जुदा जुदा। बरामदे में तख्त रहता और सहन के अगल बगल 2-4 मूड़े रखे गए थे, जिन पर बैठे खान साहब सुबह शाम आने जाने वालों से मिलते हुक्का पीते रहते थे। चच्चू घर से कचहरी जाते आते समय रात हो जाती। उनके घर की औरतें अमूमन मर्दाना हिस्से से उछल रहती थीं। सिर्फ नन्ही बेगम यानी सलमा कभी कभार बरामदे के तख्त पर बैठी छालियाँ कतरती दिखती जाती। दद्दू जी के घर की बहुएं हर चंद कोशिश करती कि उस दम भाबो उस तरफ न आए। इससे उनका ब्लड प्रेशर इतना चढ़ जाता था कि कई बार डॉक्टरनी को बुलाना पड़ता। भाबो जी चल बसी तो सुना। चच्चू जी ने जवाब कहलाया, शोक को आना चाहते हैं। उधर से मना हो गई। कहते हैं दद्दू जी बेटों बहुओं से साफ कह गए थे कि उनकी मैयत देखने क्या, छूने भी ना दी जावे चच्चू लोगों को। फिर खान साहब गए और उनके कुछ एक बरस बाद ही यकायक सलमा बेगम भी। तो दोनों बार उनके ही लोगों ने मिट्टी उठाई। उधर से जब रोने कुरान खाने की आवाज़ें और लोबान की खुशबू आई तो इधर वाले जोरों से भजन के कैसेट बजने लगे। ठीक नहीं हुआ। आमने सामने कहने को किसी की हिम्मत न थी। कौन बड़े लोगों के मुंह लगे। किसी अपने मुंह में लोहे की कील ठुकवाने का शौक होता है भाई। अब तीसरी पीढ़ी थी पर बेरुखी मिटी नहीं, गहराई ही थी। 70 बरस में बहुत कुछ बदल गया था। बारिश कम हो गई थी और शहर की नदी में पानी उतर चला था।
पाइपलाइन से अब गली मोहल्लों के लिए सुबह शाम 2-2 घंटे को पानी छोड़ा जाता था। बस पिछले 10 बरस से, जब से मुन्ना चौकीदार एक तरफ और महफूज मियाँ दूसरी तरफ चौकीदार थे, उनका काम था ठीक 4 बजे सुबह का पानी भरने और शाम 4 बजे शाम का पानी भरने को मोटर चालू कर दें। मुन्ना ब्रज सेठ का था। उनकी जान गाने में बसती थी या किस्सा गोई में। दूसरी कोठी के चौकीदार महफूज मियाँ बेमबाती। अब तक दोनों तरफ की बूढ़े मालिक मर चुके थे। उनकी बुजुर्ग बेवाएं रह गई थीं, दिनों दिन बुढ़ाती, एक दूसरे पर नौकरों की मार्फत निगाह रखती, चौकीदारों की नियमित चौकीदारी भी करती। दोनों पर रात किसी पल सोने का शक हो तो मच्छी जैसी मिनमिनी आवाज़ से चिल्लाती, कहाँ मर गए मुन्ना या महफूज मियाँ? टार्च चमकाते दोनों चौकीदार कहते, यही हैं, बीबी जी पिछवाड़े चेक कर रहे थे। दोनों ने अब तक रत जगह साबित करने का बुनियादी गुर सीख लिया था। कहानियाँ, बीड़ियाँ, टॉर्च का इधर उधर मारना और कभी कभार खांसी। जवानों की कहो तो वही घर घर की कहानी दोनों कोठियों की भी थी। पार्टीशन के बाद दोनों घरों की एक पीढ़ी पली पुसी खूब बड़ी। जहीन तो ये नस्ल थी ही। एक से एक बढ़िया नौकरानियां हाथ में आ गईं तो वेगाने होकर बच्चे परिवार समेत परदेश जा बसे थे। कहाँ की उर्दू, कहाँ की हिंदुस्तानी। बरसों परदेश में रहते रहते दोनों तरफ के जवान लोग बस अंग्रेजी में ही गिटपिट करने लगे थे। जाड़ों में बेटी बहुएं एक आध बार चक्कर लगा जाते, बाकी साल दोनों घरों को 2 बूढ़ियां थामे रहती। प्रकट में दोनों अम्मा कहलाती थीं, पर चौकीदार रात को चांद तारों तले बैठे बात करते तो उनको कहते बुढ़िया। एक बार की बात है कि दोनों बुढ़ियां थीं जो अलग अगल बगल की 2 झोपड़ियों में अकेली रहती थीं। सुना महफूज भाई? तो एक के भक्ति से खुश होके बाको किशन जी के दर्शन दिए और कहा, मांग जो मांगती है। वो बोली कि मुझे एक बड़ी सी शाही कोठी दे दो। मिल गई। अब दूसरी बुढ़िया को लगी खार। उसने साल भर बस फलाहार कर भजन किया तो किशन जी उस पर भी प्रसन्न भये। कहा, मांग ले जो मांगना है। सो वो बोली कि जितना मेरी पड़ोसन के पास है मुझको उससे दोनों दे दो। अब पहली बुढ़िया सुबह उठती है तो देखती है कि पड़ोसन के पास 2 कोठी, जो भी वो मांगे उसको दोनों पड़ोसन को मिल जाए। फिर एक दिन वाने कहो कि हे किशन महाराज, मेरी एक आँख फूट जाए। अगली पड़ोसन की दोनों आँखें फूट गईं। लाठी लेकर आने जाने लगी। फिर उनने कही मेरी कोठी फिर फूस की बन जाए। पड़ोसन की कोठियाँ भी बन गई। फिर भी हिरस न कम हुई तो उसने मांगा कि मेरा एक हाथ एक एक टांग टूट जाए। पड़ोसन हाथ पैर से लाचार हो गई। फूस की कुटिया में पड़ी पड़ी लाचार बुढ़िया सोचे लगी, ये मेरे ही कर्मन को फल है। अच्छा भाई, चलें चक्कर लगा लें। दोनों घरों को पैसे की तंगी न थी। बेटे बैंकों में पीछे छोड़ी गई माँग के लिए खाते खुल जाते थे जिनमें रुपया आता रहता। 2 मैनेजरों और कोई 4 एक माली, झाड़ू बर्तन वालियों और दवाइयों के लिए। उसका ब्याज ही बहुत था। पर घर पर शाम ढले सिर्फ 2 बुढ़ियाँ बच रहती। चौकीदारों के लिए हाथों के भीतर पिछवाड़े में कोठरियाँ नलके अलग से थे। उनको छोड़कर बाकी सब काम करने वाले शाम गए घर चले जाते। दोनों हाथों की पुराने पेड़ों की निचली टहनियाँ काटती गई थीं ताकि वे ऊंचे होकर पत्तियां अधिक न गिरें और गर्मियों में चंदोबा भी कायम रहे। दोनों तरफ 2 गराज भी थे जिनमें कार रहती थी ताकि मन होने पर बूढ़ियां आ जा सकें। ड्राइवर सुबह से शाम तक अक्सर बैठे रहते। फ़ोन से ज़रूरत होने पर गाड़ी पोरच पे लगा देते। बूढ़ियां उम्र के साथ कम ही निकलती थीं, पर ज़रूरत पड़ती ही थी, खासकर जब प्रदेश से लड़के बच्चे आते। शेष समय ड्राइवर उनकी सफाई करके देखते रहते
कि तेल पानी ठीक है, कि चिड़ियों चूहों ने उनके भीतर घोंसले बनाकर बच्चे बच्चे तो नहीं दे दिए। शाम को वे कैनवास की कवर से ढांकती जाती। मैनेजर सबका काम नियमित रूप से चेक करते थे। मैनेजरों का काम बेटे। अब तो चारों तरफ लगे कैमरों से वे लोग स्काइप पर सीधे देख लेते थे कि सब ठीक ठाक है। चौकीदारों का 3 टाइम का खाना कोठियों से ही आता था और दिन में वे अक्सर सुरती मलते उबासियाँ लेते दिखते थे। बढ़िया काम था। रात भर चौकीदारी, दिन भर सो या टहलो। अक्सर दोनों एक दूसरे के गले की हकार सुनते। जब बुढ़िया सोने का एतवार हो जाए तो कुछ देर साथ बैठकर बीड़ी फूंक लेते। उनके बीच रात भर छोटी छोटी बातें होती, किस्से कहानियाँ निकल आते, फसलों के, गांव के, कोठियों के। तो सुन बे में बाती, मुन्ना कहता, ये जमाना साला है नंगई का। सगे भाइयों का बंटवारा, मारी गई औरतें। हमारी वाली बूढ़ा दिन भर टीवी देखती हैं। कभी कभार लड़कों बच्चों से बात हो जाती थी, पर अब कान जवाब दे रहे हैं, हलू हलू करती रहती हैं। अब देख तुम्हारे उधर भी वही फूल पत्ते परिंदे, हमारी तरफ भी। मेरी तरफ से धूल उड़ती है तो हमारे यहाँ हमारी तरफ कि तुम्हारे यहाँ। नंगई का ये हमारे उधर किस्सा है कि औरंगजेब बादशाह जामा मस्जिद को नमाज के लिए निकला तो उसने एक निपट नंगे फ़कीर को महल के सामने बैठा देखा। बगल में काला कंबल धरा था। वो चक्का बादशाह कहे कि तू नंगा काहे को है बे, कुछ तो शर्म कर। जानता नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ तू मुल्क का सबसे बड़ा चौकीदार हैगा। फ़कीर पीठ खुजलाते हुए बोला, पर मत भूल कि तेरे ऊपर हम दोनों से बड़ा एक चौकीदार भी बैठा है। बादशाह ताप खा गया, बोला, तेरे ये मजाल, मुझसे मुंह दराजी करता है। चल उठा कंबल और अपनी शर्म ढांक ले। तो फ़कीर ने कहते हैं हंसते हुए अपना काला कंबल उठाया। क्या उठाया? काला कंबल। हाँ तो बादशाह क्या देखता है कि उसने अपने जिन 2 भाइयों को गद्दी पानी का हलाक कराया था, कंबल के नीचे उनके ही लहू से लथपथ सर पड़े हैं। तब फ़कीर हंसकर बादशाह से कहते हैं, बोल तेरी शर्म ढांकूं कि अपनी।